का बदला हम संविधान की ताकत से उन वर्दी वाले गुंडों को सजा दिला के पूरा करेंगे। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, जो लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं वो भी अनजान है, उनको भी नहीं पता कि उनको भी इस देश में स्वाभिमान सम्मान का जीवन बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में दिया, उनको भी बात की। लेकिन हम लोग जागरूक हैं, हम लोग अपने अधिकारों के प्रति सचेत हैं। हमारे महापुरुषों ने हमें सचेत किया है, अभी हमारी मांग है बाबा साहब अम्बेडकर की बात की वैल्यू समझती है। ये पार्क हमारे पास हमारी धरोहर है, इस धरोहर पे और आप जानते नहीं हो क्या, प्रधान जी ने इस पार्क का अब इस बोर्ड का अपने हाथ से पकड़ के रखिए बस। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का रामराज है, इसमें जेंट्स पुलिस महिलाओं को पीटेगी और फिर गोली चलाएगी। बिल्कुल, अगर शर्म अगर बची है तो शर्म करो। इतने बेवकूफ मत बनो कि नेताओं के टट्टू बन जाओ, इतने बेवकूफ मत बनो कि नेताओं के चापलूस चमचे बन जाओ और गरीबों के ये इनकी दुआएं बदुआएं तुम्हारी तुम्हें जीने भी देगी इनकी बदुआएं। उसकी माँ के आंसू गरीबों की हाय कैसी होती है आपको पता है ना? कैसी होती है गरीबों की हाय? कहते हैं कि कुदरत की लाठी में आवाज नहीं होती, कुदरत की लाठी जब चलती है तो उसके अच्छे का घमंड टूट जाता है। मैंने FIR भी पढ़ी, मैंने मांगे भी सुनी, मैं आपको भी मांगे बताता हूँ और मैं आपसे अपील करता हूँ, क्या मुझे वो मांगे वाला पर्चा मिलेगा? उसके बाद हमारे साथी ने फोटो खींचा हुआ था, उसके बाद मुझे फोटो एक बार पकड़ कर बैठे कहाँ जा देखो, ये सबसे बड़ा मजाक है कि जिनके कंधों पे गरीबों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है, जिनको देख के हर पीढ़ी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, वही अगर कानून से खिलवाड़ करने लग जाए, अगर इस FIR को देखेगा तो हंसेगा। 25 लोगों का मुकदमा और पूरी जो भाषा शैली है ये जानबूझ से इस घटना को बदलने के लिए और अपने साथियों को बचाने के लिए किया। लेकिन संविधान तो कहता ना कि अपराध करने वाला चाहे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, किसान और मजदूर, जो अपराध करेगा उसको सजा मिलेगी। यहाँ मांग ये है, पहली मांग उप जिलाधिकारी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाए, उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। क्या नौकरी से बर्खास्त किया गया है? वो गोली चलाएगा और उसकी बदली होगी। सिर्फ हमारे भाई की जान चली गई, उसकी बदली होगी। बहुत अच्छे चौकी पर तैनात चौकी इंचार्ज समस्त पुलिस कर्मियों को नौकरी से बर्खास्त किया जाए। मैं ये नहीं कहता जिसका दोस्त है, जिसका दोस्त नहीं है इस पर कार्रवाई करो, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जिस पुलिस ने ये नंगा नाच किया, क्या उन पुलिस वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। आप याद करो, लखनऊ में यूपी पुलिस के एक जवान ने गोली मार के एक व्यक्ति की हत्या की। मुख्यमंत्री जी ने उस परिवार को बुलाया और 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया और क्लास 1 की नौकरी जो है वो उसकी पत्नी को दी। ये हत्या किसने की हत्या? पुलिस ने। तो फिर आपसे दौरान क्यों हो रहा है? आपको भी वो मुआवजा और वो नौकरी मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? बताओ। एक और घटना हुई थी, एक व्यापारी को आजमगढ़ में या गोरखपुर में पुलिस ने होटल में घुस के मारा। उसके परिवार को भी मुआवजा और उसकी पत्नी को भी या उसके परिवार किसी व्यक्ति को नौकरी दी गई। ये 2 उदाहरण हमारे सामने हैं।
जो उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस की अपराध करने पे किया, लेकिन अभी हमारे व्यक्ति को क्या मिलेगा इसकी जानकारी हमें नहीं। किसका फोन है ये? चलो एक मांग ये है, अम्बेडकर पार्क को शीघ्र बनाए जाने की अनुमति एवं सरकारी निधि से सौंदर्यीकरण कराया जाए, साथ ही मृतक की प्रतिमा पार्क में लगाई जाए। आप ये बताओ, ये अम्बेडकर पार्क के लिए हमारे भाई ने बलिदान दिया और हमारी माँ बहनों ने लाठियां खाई। क्या उस अम्बेडकर पार्क का निर्माण जल्दी जल्दी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और मेरी बात को गौर से सुनो, यहाँ पतियों को, धन्ना सेठों को, उद्योगपति को 1-1 रुपया लीज पे 100 साल के लिए जमीन, 60 साल के लिए, 50 साल के लिए उद्योग लगाने के लिए दी जाती है। लेकिन जो लोग खेती करते हैं, मेहनत करते हैं उस मिट्टी में, उनको वो जमीन उनके नाम नहीं होती। ये कितना एरिया होगा पूरा? 1.5 बीघे होगी, 1.5-2 बीघे होगी। 1.5-2 बीघे के अगर इनको पैसे चाहिए तो पैसे ले लेते, लेकिन हमारे भाई की हत्या तो न करते। हम इनके पैसे देते, लेकिन ये कम से कम हमारे भाई को तो छोड़ देते। सर में गोली जान से मारने की नीयत से मारी जाती है। अगर कोई बहुत बड़ा इस तरह की स्थिति हो जाए तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पैर में गोली मारी जाती है, यही रूल है। लेकिन सर में गोली मारी और वहां तो मारने वाले का मोटिव साफ था कि वो उसकी हत्या करना चाहता था। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार दोषी व्यक्तियों को शीघ्र जेल भेजा जाए। कोई गिरफ्तार हुआ? जख्मी लोगों की आर्थिक मदद की जाए। अब आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि जो 2 लोग जख्मी हैं, उनमें से एक जो भाई रईसपाल सनोब ओंकार है, जिसके दोनों पैरों में गोली लगी है, अभी उसका कोई इलाज नहीं हुआ। उसकी गोली भी निकाली गई, उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, हो सकता है उसका पैर काटना पड़े। और मुझे लगता है कि प्रशासन और पुलिस उसके भी मरने का इंतजार कर रही है कि ना रहेगा बाप, ना रहेगी बांसुरी, ना रहेगा रईसपाल, ना देगा कोई दवाई। और इनके जो साथी जिन्होंने गोली चलाई है, जिन्होंने अपराध किया, वो सरेआम बच जाएंगे। रमन हाथ में गोली लगी है, उसको भी नहीं लिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि उनकी मंशा उस घायल व्यक्ति को स्वस्थ कराने की नहीं है। और आखिरी मांग ये है, ये दे दो, पकड़ के मेरे काम है। आखिरी मांग क्या, किसके फोन में बताओ क्या? और सरकारी नौकरी पे मैं पहले ही बात कर चुका हूं कि सरकार ने दी है। भाई कानून सबके लिए बराबर है ना, नियम सबके लिए बराबर है ना। जब आपने लखनऊ वालों को दी और जब आपने गोरखपुर वालों को दी, तो यहाँ भी तो सेम घटना है ना। तो नौकरी मिलनी चाहिए। मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ, ये गांव है, मैं गांव में किसी भी तरह का कोई भी परेशानी नहीं चाहता, लेकिन मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि अगर सच में आप आने वाले कल में जो घटनाएं होने वाली हैं, अगर आप उनको रोकना चाहते हैं, कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, अगर आप रोकना चाहते हैं तो आज ही शपथ लो, संकल्प लो कि हम इस लड़ाई को इतनी ताकतवर तरीके से लड़ेंगे कि क्योंकि परिवार के पास में क्या, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस ये कहा कि भाई हम आपसे बात करना चाहते थे, हमें बात नहीं करने दी। और हमारी एक ही मांग है कि अम्बेडकर पार्क बन जाए और मेरे बेटे को न्याय मिल जाए। उन्होंने मुझसे नहीं कहा कि नौकरी मिलनी चाहिए, कोई और मदद होनी चाहिए। मैं ऐसे परिवार को भी बहुत बहुत बधाई और उनको सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने अपने बाबा साहब के लिए अम्बेडकर पार्क और अपने बच्चे के लिए न्याय की मांग की। लेकिन क्या हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं बैठती कि जिस परिवार ने इतना कुछ खो दिया, हम उस परिवार के हाथ मजबूत करें, उस परिवार को विश्वास दिलाएं
उनकी मांगों को पूरा कराएं। क्या मुख्यमंत्री कोई चीज जेब से देनी है? क्या डीएम साहब को कोई चीज जेब से देनी है? क्या कमिश्नर साहब कहीं से खरीद के लाएंगे? क्या इनके हाथ में व्यक्तिगत ये ताकत नहीं कर सकते? लेकिन इस देश में, उत्तर प्रदेश में और देश में दलितों की जान इतनी सस्ती हो गई है कि किसी के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दिन दूर थे कि जब ऐसा होता था और समाज चिटपिट के घर में बैठ जाता था। अब ये उत्तर प्रदेश में चलने वाला नहीं है, क्योंकि हम यहाँ सीना तान के खड़े हैं कि चाहे पहले अगर इस लड़ाई को जीतना चाहते हो दुश्मनों, तो पहले हमें गोली मारो, फिर इस लड़ाई को जीतना। जब तक हम लोग जिंदा है इस अन्याय को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ, मैं गांव में कोई वो नहीं चाहता, आप मन पक्का करो। रामपुर का अन्याय तो पूरा देश देख रहा है। मुख्यमंत्री जी कुछ दिन पहले दलित सम्मेलन कर रहे थे, यही उनके दलित सम्मेलन का सच है। मैं कॉल दूंगा और आपसे अपील करूंगा, अभी जिलाधिकारी से बात करूंगा, कमिश्नर से बात करूंगा, एसएसपी से बात करूंगा। अगर वो इस मांगों पे खड़े नहीं उतरे, जो समय वो तय करेंगे मैं पर्याप्त समय दूंगा। अगर वो खड़े नहीं उतरे तो फिर मैं आपसे अपील करूंगा कि फिर आप अपना घर बार छोड़ के अनिश्चितकालीन आंदोलन पे मेरे साथ रामपुर जिलाधिकारी कार्यालय पे आएंगे नहीं आएंगे मैं आपको एक होता है समय परिस्थिति के हिसाब से दिखावा कि भाई ठीक है आपने कह दिया, हमने वादा कर दिया, मगर बाबा साहब के वंशज तो बाबा साहब के सम्मान में जब मरने मिटने के लिए तैयार है। ये मैंने कहा ना, ये चैलेंज है आरएसएस के लोगों को, भाजपा के लोगों को कि हमें कमजोर मत आंकना। ये चैलेंज है। जब हम बाबा साहब के वोट के लिए, एक बात के लिए अपना बलिदान दे सकते हैं, तो इस संविधान को बदलने की बात करने वाले लोगों सुन लो कि अगर संविधान पे आ जाए तो एक सोमोश नहीं लाखों समय बलिदान देंगे इस देश में और संविधान की रक्षा करेंगे। भूलने वाले लोग नहीं है। हमें बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों की कुर्बानी याद है, जिनकी वजह से आज हमारे तन पे कपड़े हैं, और हम डरने वाले लोग भी नहीं हैं। हम मर मिट जाएंगे लेकिन गुलामी की बेड़ियां पहनने का काम नहीं करेंगे। हम आजादी के परवानों को भी मानते हैं, हम कोई भी कुर्बानी देंगे लेकिन चुप भी नहीं रखेंगे। मैं अभी बात करके थोड़ी देर में आपको सूचना दूंगा। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप इस लड़ाई को आखिरी लड़ाई मान लीजिए। अगर आपने इसको आखिरी लड़ाई नहीं मानी तो कल किसी और गांव में किसी और समय से सर में गोली लगेगी और आप मुझसे कहोगे कि चंद्रशेखर भैया आ जाओ, न्याय दिला दो। क्या करेगा चंद्रशेखर अकेला, और कैसे लड़ेगा चंद्रशेखर अकेला, और किससे लड़ेगा चंद्रशेखर अकेला? आप ये बताओ। सुनो, किसान 13 महीने बैठे रहे, मुख्यमंत्री जी ने ऐसा ही वादा किया उनसे, प्रधानमंत्री जी ने, याद करो मेरी बात को, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने ऐसा ही वादा किया उनसे मीटिंग करके और कहा एमएसपी की गारंटी देंगे, आपके मुकदमे वापस करेंगे। क्या हुए? 13 महीने की कुर्बानी और 700 लोगों की शहादत के बाद 2 साल बाद, 1.5 साल बाद उनको पता लगा कि प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला। जब प्रधानमंत्री झूठ बोल सकता है तो कमिश्नर साहब, डीएम साहब, कप्तान साहब का क्या हम भरोसा करें? आपको याद होगा हाथरस में मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा इस परिवार को सरकारी आवास और नौकरी दूंगा। आज तक उस परिवार को सरकारी आवास और नौकरी नहीं मिली। ये जाति धर्म देख के कार्रवाई करते हैं, ये जाति धर्म देख के न्याय करते हैं। इनकी बंदूक का लोहा भी जाति धर्म देख के चलता है। और आप ये भी समझ लो, वो जो गोली लगी वो गोली भी आपके टैक्स के पैसे से आई है। इन्होंने कोई गोली अपनी तनख्वाह से नहीं खरीदी, आपके टैक्स के पैसे गोली से आपको मारने का उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो मैं आपसे एक अपील करूंगा मेरे